अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स हम पढ़ने के लिए आए हैं। आपने मोज़ेक फ्लोर देखा है, वो इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें ये जो निशानात और ये डिज़ाइनिंग होती है वो अगर हम समझें तो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं जो कि एम्बेडेड हैं इस सफ़ेद रंग के ढांचे में। और ये जो बेस है ये लाइपोप्रोटीन का बाइलेयर है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जिसके अंदर ये प्रोटीन छुपे हुए हैं और इस तरह की डिज़ाइनिंग पैदा करते हैं। तो इसी तरह सेल की मेम्ब्रेन भी नज़र आती है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है जो फ्लूइड तो मोज़ेक इसी वजह से कहलाया और फ्लूइड इस वजह से कहलाता है कि इसके जो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड पोर्शंस हैं वो जमे हुए सॉलिड बॉल्स की शक्ल में नहीं है, बल्कि वो एनवायरनमेंट और टेम्परेचर के हिसाब से अपनी शेप चेंज करते हैं और लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। बहुत बहने वाला लिक्विड नहीं होता, लेकिन सॉफ्ट लिक्विड फ्लूइड की शक्ल में होते हैं और इसी वजह से उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया है। ये हार्ड एंड स्टिफ नहीं होते, स्किन को या सेल की इस लेयर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो एस जे सिंगर और गार्थ एल निकलसन 1972 में उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया। उससे पहले कहा जाता था कि ये एक सैंडविच है लिपिड बाइलेयर का, जिसके दरमियान प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह एम्बेडेड हैं, तो वो रिजेक्ट कर दिया गया और इस तरह ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो एक्सेप्ट किया गया, जिसके अंदर कंपोनेंट्स में फॉस्फोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और यही सारे चीज़ें मिलकर फ्लूइड कैरेक्टर देती हैं, लिक्वी फॉर्म देती हैं मेम्ब्रेन को। इसके स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा लिक्वी है और लिक्विड की शक्ल में है, फ्लूइड की शक्ल में है, ठीक है, और इसी वजह से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। वरना हमारी स्किन या हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते और हार्ड एंड स्टिफ होने की वजह से टूट भी सकते थे और उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा ये जो हैं सेल्स ये लेटरली मूव भी करते हैं, यानी एक इस तरह लंबाई की ओर जो हैं ये मूव भी करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं, ट्रांसलेट भी करते हैं, यानी बाहर की कोई मालूमात हैं तो उसको ट्रांसलेट भी करते हैं, ठीक है, और रोटेट भी करते हैं, घूम भी जाते हैं, क्योंकि वो लिक्विड में हैं, वो पानी की शक्ल में तैर रहे हैं और इस तरह वो किसी वक्त भी कहीं भी मुड़ जाते हैं, लेकिन उनकी लिमिट होती है और लिमिट के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। इर्रेगुलर शेप एनिमल सेल की इसी वजह से है कि वो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा की फ्लेक्सिबिलिटी और अंदर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट साइक्लोस्टाइल जिसको कहेंगे, उसकी वजह से ये सब कुछ मसला होता है और सेल की कोई ख़ास शेप नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 5 से 10 नैनोमीटर है, इतनी मोटी होती है। आइए हम ज़रा स्ट्रक्चर को तफसील से पढ़ लेते हैं। ये हेड्स हैं फॉस्फोइट हेड हैं, ठीक है, और इनके की जो ये टेल्स हैं जो वाइट से नज़र आ रही हैं, ये बनी हैं हाइड्रोकार्बन्स की जो पानी से दूर रहती हैं, हाइड्रोफोबिक हैं। और ये जो हेड्स हैं चाहे नीचे के हैं या ऊपर के, ये टेल्स दोनों आपस में जुड़ गई हैं और हेड्स जो हैं वो बाउंड्रीज पर मौजूद हैं। यहाँ से ऊपर जो है वो एनवायरनमेंट आउटसाइड ऑफ द सेल है, सेल से बाहर का माहौल है, जो पानी ही लिक्विड ही हो सकता है या कोई दूसरे सेल की मौजूदगी हो सकती है। और इसके नीचे की जो लेयर है कि उसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म है, वो भी लिक्विड फॉर्म है, वाटर कंटेनिंग एरिया है, ठीक है। तो ये चूँकि हाइड्रोफोबिक नहीं है, हाइड्रोफिलिक है, इस वजह से ये पानी की रुख पर रहते हैं। और टेल्स जो कि पानी से दूर रहने की कोशिश करती हैं, हाइड्रोकार्बन की बनी हुई हैं, तो ये जो हैं वो अंदर की तरफ रहती हैं, ड्राई एरिया को रखती है और इस वजह से इनमें थोड़ी सी रिजिडिटी रहती है, सख्ती रहती है, वरना बिल्कुल जो है ना ये लिक्विड फॉर्म हो जाती। इसके अलावा हम पोर्शन में देखते हैं कि ये इस तरह ऊपर से नीचे तक प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तह से लेकर नीचे की तह तक पूरा कंटिन्यू है। इनको हम जो है वो इंटेग्रल प्रोटीन्स कहते हैं और ये आपको ऊपर स्किन में पैच वर्क के तौर पर मोज़ेक की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा या तो ऊपर की तह में या नीचे की तह में
बायलेयर की अपर साइड में या लोअर साइड में पेरिफेरल साइड पर मौजूद प्रोटीन्स होती हैं, जिनको हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। या वो नीचे की साइड पर होंगी या वो ऊपर की साइड पर होंगी, और इस तरह ये भी मौजूद हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कुछ इस तरह दरख्त की शक्ल ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं। ये ग्लाइकोलिपिड यानी ग्लूकोज प्लस लिपिड फैट, और ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने में, ट्रांसलेट करने में, कांटेक्ट करने में, उनको रिकग्नाइज करने में, उनको समझने में, उनको समझाने पहचानने में काम आते हैं। तो ये भी मौजूद हैं। और इस तरह ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर जिसके दरमियान ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। हाँ, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है कहीं कहीं पर। ये भी चूँकि लिपिड का बना हुआ है तो इस वजह से ये भी लिक्विड फॉर्म प्रोवाइड करता है। ये इसकी ज़रा सी बड़ी पिक्चर है जिसमें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर क्या है। ये हेड और ये उसकी टेल जो कि हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है, पानी से दूर रहती है, हाइड्रोफोबिक है। और ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। चूँकि दोनों स्ट्रक्चर्स एक जगह पर मौजूद हैं, इस वजह से हम लिपिड बाइलेयर को एम्फीपैथिक भी कहते हैं। ठीक है, एम्फीपैथिक या एम्फीफिलिक भी कहा जाता है। आइए की टर्म्स को पढ़ लेते हैं और इस तरह आपको पता चल जाएगा। एम्फीफिलिक या एम्फीपैथिक वो जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद हो, ऐसे सेल को या ऐसी जगह को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम एम्फीफिलिक भी कहते हैं, एम्फीपैथिक भी कहते हैं। हाइड्रोफिलिक जो पानी से लव करते हैं, हाइड्रोफोबिक जो पानी से डरते हैं, पानी से दूर रहते हैं। ठीक है, चूँकि ये इन पर चार्ज मौजूद होता है, इस वजह से ये पानी के साथ पानी एक पोलर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो चार्ज रखता है, तो ये इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है और ये उसके साथ अट्रैक्शन कांटेक्ट में आसानी रखते हैं। ये आपने देख लिया, मेन फाइबर जो है वो फॉस्फोलिपिड है जिसका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो एरियाज़ हैं। इसी वजह से हम उसको एम्फीपैथिक कहते हैं। ये आप नोट्स पढ़ सकते हैं और आपको आसानी रहेगी। ठीक है, हेड जो है वो फॉस्फेट ग्रुप का कंटेनिंग होता है और पोलर करेक्टर रखता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। टेल जो है वो फैटी एसिड की बनी हुई है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, बाकी नोट्स आप पढ़ सकते हैं, वरना अपनी किताब को कंसल्ट कीजिए, वो भी बहुत अच्छी मालूमात आपको प्रोवाइड करेगी। सेकंड जो पोर्शन है वो प्रोटीन है, दो किस्म के, इंटेग्रल और पेरिफेरल। ठीक है, इंटेग्रल और पेरिफेरल दो किस्म के प्रोटीन्स मौजूद हैं, उसको भी मैंने आपको समझा दिया। तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं जो कि आपको मैंने बताया कि वो या तो बाउंडेड शक्ल में होते हैं या वो प्रोटीन से बनेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर वो फैट से बन गए, लिपिड से बन गए तो वो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएंगे। ठीक है, जो चेन कार्बोहाइड्रेट्स की मौजूद होगी वो 2 से लेकर 60 मोनोसेक्राइड्स पर मुश्तमिल हो सकती है, यानी वो बहुत छोटे से भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, या वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं या वो ब्रांच भी हो सकते हैं। ठीक है, अब पेरिफेरल प्रोटीन्स के साथ जो हैं ये स्पेशलाइज साइट्स हैं, एक ख़ास जगह हैं सेल की जो सेल को अलाउ करती हैं बाहर की चीज़ों को पहचानने में, दूसरे सेल्स को पहचानने में, दवाएं, जर्म्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ों को पहचानने कर सेल के अंदर आने की इजाज़त देना या ना देना, ये इनका काम होता है। ठीक है, और इस तरह इम्यून सिस्टम भी बरकरार रहता है, बहुत शानदार रहता है। और दूसरा ये कि ट्रांसपोर्टेशन भी आसान रहती है आइंस की और मज़ीद हार्मोन्स वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन या एंट्री जो है वो भी कंट्रोल में रहती है। ठीक है, फॉरेन टिश्यूज़ को, फॉरेन सेल्स को वो पहचान सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये हाईलाइटेड दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो ख़ास है और आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। ये आपकी समरी है जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि एम्फीफिलिक और डुअल लविंग फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, इंटेग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की भी कई शक्लें हैं। ये आपकी समरी हो गई।